हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है आदित्य और मैं पढ़ता हूँ ट्रिपल आईटी श्री सिटी के कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। आज हम करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स का एग्जाम्पलर, जो कि क्लास 12 का पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। यानी कि वी आर गोइंग टू सी ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18 बेसिकली। ओके, नाउ आज के लेक्चर का गोल है दैट वी विल कंप्लीट जो है हमारा सिंगल टाइप क्वेश्चंस, जिसमें एमसीक्यूज है लेकिन एक ही आंसर करेक्ट है, जो हमारा पार्ट 1 होता है। एंड दूसरा पार्ट हम जो कवर करना चाहते हैं वो है मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस, विच मींस कि एक या एक से ज्यादा क्वेश्चंस हो। सो दिस इज द गोल ऑफ टुडेज लेक्चर। ओके, तो बिना किसी देरी के सीधा शुरू कर देते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पहला क्वेश्चन। ऑन एडिशन ऑफ concentrated H2SO4 to chloride salt, colorless fumes are evolved, but in case of iodine salt, violet fumes comes out. Now why? तो हमें ये पता है कि जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के कंपेयर्ड टू आता है, आयोडीन ज्यादा बड़ा है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू क्लोरीन, राइट? सो क्योंकि आयोडीन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसीलिए क्या होगा, आयोडीन ऑक्सीडाइज कर देगा। किसको ऑक्सीडाइज कर देगा? H2SO4 को। तो पहले वाले में क्या होता है कि HI जो होगा, मान लो ये एक हाइड्रोजन आयोडीन सॉल्ट है। ओके, नाउ आयोडीन जो ये सॉल्ट है इज अ stronger oxidizing agent than HCl। अब क्योंकि ये ऑक्सीडाइज करेगा तो रिएक्शन क्या होगा? H2SO4 प्लस HI का रिएक्शन होगा। अब ये वाला जो बंदा है ये रेड्यूस होगा और ये वाला बंदा जो है ये ऑक्सीडाइज होगा, राइट? तो ये क्या देगा? ये रेड्यूस होके क्या दे देता है? SO2 दे देता है। एंड I2 प्लस वाटर आता है हर रिएक्शन के उसमें, है ना? तो हम क्या देख सकते हैं? हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा HI है दैट इज लेटर ऑन ऑक्सीडाइज टू I2, जो कि है क्या? आयोडीन। अब क्योंकि आयोडीन गैस होता है वायलेट कलर का, तो इसीलिए जो हम देखते हैं वायलेट फ्यूम्स जो है बाहर आता है। तो इस केस में आंसर क्या है कि जो HI है इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू I2, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो 1 का जो आंसर है वो है 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In qualitative analysis, when H2S is passed through an aqueous solution of salt acidified with dilute HCl, a black precipitate is obtained. On boiling the precipitate with dilute HNO3, it forms a solution of blue color. Addition of excess of aqueous solution of ammonia gives this solution dash. Okay, तो हमें बोला है कि हमारे पास किसी सॉल्ट है, salt aquified with dilute HCl। ओके, अब इस सॉल्ट में जब हम देते हैं, सॉल्ट में जब हम डालते हैं H2S तो हमें मिलता है एक ब्लैक पीपीटी। ये तो पहले 2 लाइंस का हो गया। नाउ अब ये जो पीपीटी मिलता है, जब हम इसमें डाइल्यूट HNO3 डालते हैं तो एक ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन मिलता है। ओके, नाउ अब एडिशन ऑफ एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, जो कि क्या होता है? जनरली होता है NH4OH, राइट? जब हम NH4OH को डालते हैं इसमें तो क्या होता है वो पूछ रहा है वो, ठीक है? क्या होता है? तो अब देखो सारे ऑप्शंस कॉपर के अराउंड ही है, तो हमें एक एक करके हर एग्जांपल को ट्राई करना होगा। ओके, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, क्योंकि अमोनिया दिया है और ऑप्शन 2 में अमोनिया सबसे ज्यादा क्लोज है, हम स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्शन 2 से। ठीक है, तो हम ले लेते हैं CuSO4।
ओके, वेरी कॉमन सॉल्ट, सबको पता है इसके बारे में। तो वील टेक CuSO4 और इसमें हम थोड़ा सा H2S को पास ऑन करेंगे। किस मीडियम में? डाइल्यूट HCl के मीडियम में, क्योंकि ये सॉल्ट क्या है? एसिडिफाइड है। इससे क्या आता है? इससे आएगा CuS। अब CuS क्या है? ब्लैक कलर का है, राइट। और इसके साथ साथ क्या आता है? इसके साथ आता है हमारा H2SO4, ठीक है। अब जब हम CuS को HNO3 के साथ डालते तो हमें क्या आता है? CuNO3। CuNO3 है जो कि ब्लू कलर का सोल्यूशन है। और वो रिएक्शन क्या देता है? वो रिएक्शन देता है कि हमारा जो CuS है उस पे हम HNO3 डाल रहे हैं, तो ये क्या देगा? ये देगा CuNO3 ट्वाइस प्लस NO प्लस सल्फर प्लस H2O, ठीक है। ये रिएक्शन है, इट्स नॉट बैलेंस्ड, बट अभी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसका बैलेंसिंग, ओके। सो दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। तो ये है। अब हमारे पास क्या बचा है? सल्फर बचा है, राइट। अब इसी पे हम फिर से HNO3 अगर डाल दें तो क्या होगा? इसी जो इस पे हम आगे फिर से HNO3 डाल देते हैं, तो सल्फर क्या है? वो कंबाइन होगा वाटर के साथ और वो दे देगा सल्फ्यूरिक एसिड, और NO जो है वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। और अब देखो, अब तुम्हारे पास CuNO3 का सोल्यूशन है, राइट। अब इसमें हम डाल देंगे एक्वेस अमोनिया। एक्वेस अमोनिया, एक्वेस मतलब पानी होता है, ओके। फिर हम डाल रहे हैं Cu, तो Cu+2 की तरह होगा। और सल्फेट, कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, राइट, तो सल्फेट -2, ओके। सो इसी के साथ हम देख सकते हैं कि क्या होगा। हमारे को आएगा CuOH ट्वाइस डॉट CuSO4 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके। अमोनियम हाइड्रोक्साइड आएगा। इस चीज पे हम जो ये कंपाउंड मिला है हमें, इस पे हम वापस डाल देंगे NH3, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा जो कि होगा ये CuNH3 4 टाइम्स एंड SO4, ठीक है। तो इससे हम क्या देख सकते हैं? इसको क्या बोलते हैं हम? टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट, राइट। टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट। तो ये जो होता है ये होता है डीप ब्लू कलर का, डीप ब्लू कलर का है। सो इसीलिए जो ऑप्शन 2 है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो द आंसर टू क्वेश्चन 2 इज ऑप्शन 2। मेक सेंस? नाउ in cyclometaphosphoric acid molecule how many single and double bonds are there? Now इसका सिंपल अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप कर लोगे ये वाला सवाल। तो थर्ड वन इज, हमें जानना है व्हाट इज साइक्लो ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। इट इज साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक, राइट। तो क्या होता है फॉस्फोरिक का? क्या होगा? इट इज जनरली POP, ठीक है। इधर भी एक OPOP, एंड हर उसमें हम क्या डाल देते हैं? एक डबल बॉन्ड O, एक OH। क्योंकि मैंने इसको ऐसे एक्सपेंड करा है क्योंकि वी हैव टू काउंट कि कितने सिंगल और कितने डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो हर फॉस्फोरस में ये होता है, ठीक है। तो हमें अब कैलकुलेट करना है कि कितने सिंगल बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड तो क्लियरली दिख रहा है 3 है, ओके। सो डबल बॉन्ड्स तो 3, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो सेकंड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो गया। अब सिंगल बॉन्ड्स को काउंट करना है, तो सिंगल बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम देख सकते हैं कि 12 सिंगल बॉन्ड्स जो है वो प्रेजेंट है हमारे इस मॉलिक्यूल पे। तो इस चीज में भी आपका क्या है? डबल बॉन्ड्स 3 है एंड सिंगल बॉन्ड्स जो है दैट इज 12, जो कि कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 है आपका। तो ओके, नाउ अब विच ऑफ दीज कंपाउंड्स विल बी इन्वॉल्व इन p pi d pi कंपाउंड्स?
ठीक है, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, सॉरी। अब पी पाई डी पाई बॉन्डिंग के लिए क्या जरूरी होता है कि हमारे पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स एंड एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स पाई वाले, राइट? सो वी नीड एम्प्टी या वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, राइट? दैट मेक सेंस। अब इन चारों कंपाउंड में से अगर हम देखें कि किसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है, तो बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन जो है वो तो ग्रुप पीरियड 2 का है, राइट? अब पीरियड 2 में कहां होता है डी ऑर्बिटल्स, तो ऑटोमेटिकली जो है phosphorus will be our answer, which is option 3. And why is that so? क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन बोरॉन दोनों पीरियड 2 के एलिमेंट्स हैं एंड दैट डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल्स। ओके, अब फिफ्थ क्वेश्चन में देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयॉन्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। मतलब क्या है कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या उनका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, ठीक है, और उनका जो स्ट्रक्चर है कायदे से उनका जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए फिर वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर हम देखें, हमें एक एक करके सब ट्राई करना है, तो स्टार्ट कर लेते हैं CO3 2 माइनस से एंड NO3 माइनस से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना है CO3 2 माइनस को, ठीक है। तो इसके कितने होते हैं, वे लास्ट ऑर्बिटल में 8 होते हैं, राइट? 8 इंटू 6 प्लस, सॉरी 6 प्लस 3 इंटू 8, क्योंकि इसके 6 होते हैं, 3 है इंटू 8 है, और ये 2 माइनस चार्ज है, मतलब इसने गेन किया, तो ये भी कैलकुलेट करोगे तो ये आता है 32। ओके, अब NO3 माइनस को देख लो, तो नाइट्रोजन वाले में 7 होते हैं लास्ट ऑर्बिटल में, लाइक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 7, सॉरी, एंड अगेन 8 इंटू 3, अब इस बार 1 है चार्ज तो 1, सो दिस विल अगेन बी व्हाट 32। तो ये दोनों तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, राइट? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या, ये आइसो स्ट्रक्चरल है? तो अगर हम देखें दोनों का जो कार्बन है, राइट, कार्बन का स्ट्रक्चर क्या है, ये CO3 में, ओके, एंड NO3 माइनस का भी स्ट्रक्चर क्या है, ये। तो अब हम देख सकते हैं कि ये कार्बन और ये नाइट्रोजन जो है दोनों क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब क्योंकि दोनों के दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब दोनों के पास क्या होगा, एक ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, राइट? अब क्योंकि उनके पास दोनों के पास सेम स्ट्रक्चर है तो ये कायदे से आइसो स्ट्रक्चरल भी हो गए, ठीक है, ये आइसो स्ट्रक्चरल भी हो गए। तो इसलिए आपका जो है ऑप्शन 1 ही पहला और वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। अब सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन बोल रहा है अफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडीन। तो हमें पता है जो हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, एज वी गो डाउन अफिनिटी रिड्यूसेस। अफिनिटी का मतलब लाइकिंग, कि उसको हाइड्रोजन जितना पसंद है। अब हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका होना चाहिए, हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा फ्लोरीन के लिए, क्योंकि जैसे हम नीचे जाते हैं हाइड्रोजन एटम का साइज इंक्रीज होता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है बेसिकली एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, वो सब कम होते रहता है, राइट? तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा HF विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। डायरेक्ट क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, सो इस वाले के लिए जो है हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 1 सिक्स वाले के लिए। अब सेवेंथ वाला, the bond dissociation enthalpy is given below, which of the compound will be a strongest reducing agent? Okay, तो अगर हम देखें स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जिसके बॉन्ड एनर्जी सबसे इजीली टूट जाएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन,
राइट? रेड्यूसिंग एजेंट oxidizes, gets oxidized, and oxidation रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। अब क्योंकि ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है, कितना एनर्जी चाहिए उसको ब्रेक करने में, जिसमें हाइड्रोजन सबसे इजीली टूट गया, उसमें बॉन्ड एनर्जी क्योंकि सबसे कम है इजीली टूट जाता है, राइट? और वो कायदे से फिर एक रेड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो इसमें तुम्हारा SbH3 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट होगा, विच इज ऑप्शन 4। ठीक है, अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे। तो 8th क्वेश्चन का में बोल रहा है ऑन हीटिंग विद concentrated NaOH solution in an inert atmosphere of CO2, white phosphorus gives a gas. Which of the following statements is incorrect about the gas? तो हम ये रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, विच इज P4 प्लस NaOH प्लस H2O क्या देता है, PH3 जो कि फॉस्फीन होता है, और NaH2PO2। ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है फॉस्फीन। गैस इवॉल्व क्या है, फॉस्फीन, क्योंकि द गैस इवॉल्व इज फॉस्फीन। अब फॉस्फीन के प्रॉपर्टीज क्या है, तो फॉस्फीन का प्रॉपर्टी देखो वो पॉइजनस तो होता है, ठीक है, फॉस्फीन इज लेस बेसिक देन NH3, ये भी करेक्ट है। द सोल्यूशन इन वाटर डीकंपोजेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब फॉस्फीन NH3 से ज्यादा बेसिक नहीं हो सकता है, क्योंकि अब अगर हम ऊपर ही देख लें, फॉस्फीन का जो एनर्जी है बॉन्ड डिसोसिएशन का वो कम है NH3 से कंपेयर टू, राइट? अब क्योंकि ये यहाँ कम है, हाइड्रोजन ज्यादा इजीली निकल जाएगा, मतलब ये अपना H+ डोनेट कर सकता है, तो इट इज क्लियरली मोर एसिडिक देन NH3। इसीलिए जो है हमारा थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो जाता है कि इट इज मोर बेसिक देन NH3। इट इज नॉट मोर बेसिक, इट इज मोर एसिडिक देन NH3। ओके, which of the following acid form 3 series of salts? तो 3 series of salts मतलब जैसे हमने पढ़ा है Na3PO4 वाला सॉल्ट तो आपने देखा ही होगा, राइट? सो वी हैव Na3PO4, ये एक है। दूसरा क्या हो सकता है कि इसी में एक H आ जाए और एक O कम हो जाए, तो वी हैव Na2HPO4। सिमिलरली एक और Na कम हो जाएगा और हमें एक और H मिल जाएगा, सो NaH2PO4। दीज आर आर 3 सीरीज सॉल्ट। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमारे ये जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा वाला ये देगा। ठीक है, तो ये सिंपल हमने रिएक्शन भी इसके देखे थे। अगर हम H3PO4 के पास ले, अब देखो या तो कोई हाइड्रोजन नहीं है या तीनों OH, अच्छा H3PO4 का स्ट्रक्चर से समझ जाएंगे हम, TOH OH OH और डबल बॉन्ड O, है ना? अब क्योंकि इसके पास 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो ये देख सकते हो Na कितना रिप्लेस होगा वो बता सकते हैं, 1 2 या 3, है ना? अब इसीलिए हम बोलते हैं कि इस वाले का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो हमें 3 अलग सॉल्ट्स मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 इज ड्यू टू, अब H3PO2 का अगर हम स्ट्रक्चर देखें दैट विल बी POH डबल बॉन्ड O H H, ठीक है, तो हम क्लियरली ये देख सकते हैं। अब इसमें क्या है, 2 pH बॉन्ड है और एक POH बॉन्ड है, POH बॉन्ड है और 2 pH बॉन्ड है, प्रॉबेबली इसीलिए इसके रेड्यूसिंग बिहेवियर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सो
10th वाले का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें 1 OH ग्रुप है और 2 pH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 इज ड्यू टू दिस। 11th क्वेश्चन, ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट ओके फॉर्म्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड लेड, तो कौन से ऑक्साइड्स फॉर्म हो रहे हैं? दिस इज अ वेरी स्ट्रेट इक्वेशन। वी हैव PbNO32 विच इज लेड नाइट्रेट। इसको जब तुम हीट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मिलता है NO2 प्लस PbO प्लस O2। अब NO2 और PbO और ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। विच ऑफ दिस कंपाउंड्स, 12th क्वेश्चन, विच ऑफ दिस कंपाउंड्स डू नॉट शो एलोट्रोपी। अब एलोट्रोपी क्या है कि बड़े बड़े जो लिंक टाइप वो बना सकते हैं, सॉरी एक स्ट्रक्चर अलग अलग वो दिखाते हैं, वो एलोट्रोपी है, राइट। अब नाइट्रोजन का हमने क्या पढ़ा था खासियत कि नाइट्रोजन का जो NN सिंगल बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा, वो एलोट्रोपी नहीं दिखाता है। एंड एलोट्रोपी क्योंकि वो नहीं दिखा सकता है तो वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर नहीं बना सकता है, ठीक है। और यही रीजन है कि NN जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन डज नॉट शो एलोट्रोपी। 13th क्वेश्चन, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज, ठीक है, तो इसका सीधा आंसर क्या है? 4 है। एंड वाई इज इट 4? क्योंकि हमारे पास है एक इलेक्ट्रॉन हमारे s ऑर्बिटल में एंड हमारे पास है 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे p ऑर्बिटल में, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग? NN bond is stronger than single PP bond. PH3 can act as a ligand in the formation of combo. Okay. NO2 is paramagnetic in nature. Covalency of nitrogen is 4. ठीक है, तो कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन अगर हम देखें, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग, तो हम पहला स्टेटमेंट देखें। अब क्यों फॉस्फीन क्या लिगैंड्स बना सकता है? फॉस्फीन लिगैंड्स नहीं, लिगैंड्स बना सकता है क्योंकि एक लिगैंड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए लोन पेयर्स। और हम फॉस्फीन का स्ट्रक्चर देखें तो फॉस्फीन में फॉस्फोरस हैज लोन पेयर एंड देयरफॉर PH3 कैन बी अ लिगैंड। ओके, क्यों? क्योंकि लिगैंड के लिए वी नीड लोन पेयर्स, PH3 हैज लोन पेयर्स, सिंपल। तो सेकंड स्टेटमेंट अपना सही है। पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें कि जो बोल रहा है सिंगल NN बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल PP बॉन्ड, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। NN बॉन्ड हमारा जो है उसका स्ट्रेंथ होता है लेस देन PP बॉन्ड के साथ, ओके। अगर ये ज्यादा होता तो नाइट्रोजन एलोट्रोपी दिखाने लग जाता, लेकिन हमने देखा है कि नाइट्रोजन एलोट्रोपी दिखाता नहीं है। अब क्योंकि नाइट्रोजन एलोट्रोपी दिखाता नहीं है तो ऑब्वियसली ये ज्यादा नहीं होगा, तो क्लियरली हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ब्राउन रिंग फॉर्म्ड इन द रिंग टेस्ट फॉर NO3 आयन इज बिकॉज ऑफ व्हाट? ओके, तो जिन लोगों को पता नहीं, ब्राउन रिंग टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें वो रिंग तरह का स्ट्रक्चर जैसे टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक ऐसा रिंग टर्म बन जाता है, और अगर NO3 आयॉन्स हैं तो वो होता है ब्राउन कलर का, ओके, दैट इज ब्राउन रिंग टेस्ट। इट इज बेसिकली NO3 के वेरिफिकेशन का। लेकिन ये होता क्या है? तो हम यूज करते हैं आयरन, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम एक सोल्यूशन लेते हैं, सोल्यूशन जिसमें होता है हमारा NO3 माइनस, और उसमें हम डाल देते हैं FeSO4 फेरस सल्फेट। और क्योंकि हम उसमें फेरस सल्फेट डाल रहे हैं तो ये जो है ये रिएक्शन होगा, हमारे पास NO आता है एंड Fe+3 आता है और H2O आता है। अब ये दोनों कंबाइन होके एक कॉम्प्लेक्स देते हैं जिसको तुम वापस, जिसको NO के साथ रिएक्ट करोगे तो एक ब्राउन रिंग आता है। दैट इज द ओवरऑल लॉजिक। अब ये ब्राउन रिंग क्या है? ब्राउन रिंग अगेन इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड
जो है FeH2O, 5 होते हैं FeH2O और NO, and that is 2 plus. So that is your option 1. That is the structure that is formed over here. इसका एग्जैक्ट रिएक्शन अगर आपको देखना है तो इसका रिएक्शन है कि हमारे पास होता है NO3 माइनस, जिसको हम रिएक्ट करते हैं Fe+2 के साथ, और H प्लस मीडियम में रिएक्ट करके वो NO Fe3 प्लस और H2O देता है। अब ये दोनों हम एक देंगे, ये दोनों देंगे FeH2O6 का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है FeH2O6+2 का जो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये अब NO के साथ रिएक्ट करके आपको ये दे देगा, विच इज FeH2O NO+2, दैट इज योर ब्राउन रिंग, ठीक है। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, elements from group 15 form compounds with +5 oxidation state, but bismuth is the forms only one well characterized compound in the +5 oxidation state. अब which of the following है? अब हमने देखा है कि as we go down the group, ठीक है, as we go down the group, +3 oxidation state जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है, and we see this is because of a thing called inert pair effect, right? And because of inert pair effect ये हम +3 देखते हैं स्टेबल होता है। बिस्मथ जो है वो जनरली इनहर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +3 के कंपाउंड्स बनाता है, लेकिन वो एक ही +5 का कंपाउंड बनाता है जो कि क्या होता है, BiF5, फ्लोरीन के साथ बनाता है। और वे फ्लोरीन के साथ क्यों बनाता है? बिकॉज फ्लोरीन हैज अ स्मॉल साइज एंड फ्लोरीन हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसीलिए वो फ्लोरीन के साथ बना पाता है +5 का बॉन्ड, नहीं तो बिस्मथ जनरली +3 का ही बॉन्ड बनाता है। सो इस केस में हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा 17th क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। सो 17th क्वेश्चन इज टेलिंग कि on heating ammonium dichromate and barium azide we get what? Okay, तो barium azide is BaN3 2, और हम जब इसे हीट करते हैं हमें पता है हमें मिल जाता है बेरियम और N2 3 वो भी, राइट। तो रिएक्शन बैलेंस हो गया। और फिर हमारा दूसरा क्या है, अमोनियम डाइक्रोमेट विच इज NH4 2Cr2O7। इसको हीट करते हो तो हमें क्या मिलता है, क्रोमेट, डाइक्रोमेट से ये मिलता है और H2O एंड N2, ठीक है। बस N2 इन बोथ केसेस, यस N2 हमें दोनों केसेस में मिलता है। N2 इन अमोनियम डाइक्रोमेट, NO बेरियम एजाइड में नहीं नहीं नहीं, ओके। तो करेक्ट इसका ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है। नाउ 18th वाला क्वेश्चन अगर हम देखें, प्रिपरेशन ऑफ HNO3 वी गेट NO बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, यस। द मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल NO प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ NH3 विल बी। अच्छा, तो हमें पता है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, प्लैटिनम यूज करते हैं, एंड द रिएक्शन इज 4NH3, ओके, बैलेंस्ड रिएक्शन लिख रहा हूं मैं सीधा, प्लस 5O2 गिव्स राइज टू 4NO प्लस 6H2O, ओके, दैट इज द रिएक्शन। अब हम देख सकते हैं कि 4 मोल 4 वो दे रहा है, तो 2 मोल कितना देगा इसका, 2 ही देगा, right? So that is correct option 1, that is 2 is correct over here. Okay, now 19th question पे आते हैं। The oxidation state of the central atom in the anion of the compound NaH2PO2, ठीक है, NaH2PO2 के उसमें क्या होगा, ओके।
तो अगर हम देखें सेंट्रल एटम कायदे से क्या होगा, सोडियम होगा। ठीक है, तो जो हमारा सेंट्रल एटम है वो एक्स मान लो, प्लस H2 1 होता है 2 मान लो। ठीक है, और इसका क्या होता है -2, तो 2 × -2 ये क्या होगा, 0 होगा। तो सॉरी, Na का नहीं, P का ढूंढना है हमें, क्योंकि ये जब हम स्प्लिट करते हैं Na प्लस प्लस H2PO2 आ जाता है, राइट। और वो पूछ रहा है एनायन पार्ट इसका, तो X फॉस्फोरस का है, ये हाइड्रोजन का है, ये ऑक्सीजन का है, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, सो दैट इज X+2 -4 = 0। सो X क्या है, +2। सो दैट इज विच ऑप्शन इज दैट, ओ सॉरी, ये होगा +1, एंड दैट इज बिकॉज हमने एक ये भूल गए, H2 है, राइट। ओके, +1 इधर होगा और ये +1 हो जाएगा। ओके, तो हमने देखा कि X जो है फॉस्फोरस का है, हाइड्रोजन के 2 होंगे और इसके वो होंगे, एंड दैट विल देन गिव अ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, कंसिडरिंग कि एनायन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम एक 1 आएगा जो कि होगा सोडियम का। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द थिंग इज नॉट टेट्राहेड्रल इन शेप। अब ये जो है ये सीधा हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन है। ओके, टेट्राहेड्रल में क्या चाहिए हमें, नॉट टेट्राहेड्रल, इट शुड टेट्राहेड्रल sp3 में होता है। और हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो एंड देख लो विच इज नॉट sp3। ठीक है, वो टेट्राहेड्रल दे देगा। तो आंसर इसका होता है SF4। केमिकल बॉन्डिंग में भी डिस्कस करा होगा ये। तो ये क्या होता है, ये होता है sp3d, और इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा। ओके, सो इसके पास ये टेट्राहेड्रल नहीं है, दिस इज ट्रिगोनल बाइपिरामिडल, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो दैट इज योर ऑप्शन ओवर हियर, ऑप्शन 3 है। ठीक है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पर ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। अब फर्स्टली पर ऑक्सी एसिड्स क्या है, पर ऑक्सी एसिड्स ये है कि हमारे एसिड में कहीं ना कहीं बीच में आना चाहिए O का ये बॉन्ड। अगर ये वाला बॉन्ड आ गया है तो वो एक परऑक्सी एसिड हो जाता है। अब तुम्हें क्या मेक श्योर करना है, तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना है। अब देखो यहाँ मेजरली क्या है, H2SO5, H2S2O8, H2S2O7, H2S2O6। तो कायदे से तुम ये देख सकते हो कि ये ऐसा होता है, राइट। अब हम देख लेते हैं H2SO5। ठीक है, तो ये क्या है, HOO होता है इसका स्ट्रक्चर, OH। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें H2S2O8 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, H2S2O8। H2S2O8 का स्ट्रक्चर देखो, 2 S हैं, डबल बॉन्ड इधर लगेगा, एक 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 OH होता है, एक OH होता है। तो 8 हो गए, 2 2 4 2 6 हो गए, तो 8 ये होगा। ओके, अब देखो कम होते जाएगा तो बीच का ही इफेक्ट होगा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर है ये तो सेम रहना है। इससे कम होगा तो ये बॉन्ड रहेगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए यहां पर हमारे 21st क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, H2SO8 का ये रीजन है कि जो 8 है इसीलिए वो बीच में आ रहे, 2 बॉन्ड हमने गिन के देखा था, राइट। और अगर वो 8 से कम हो नंबर, तो क्योंकि वो ये डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं कर सकता और ये OH को इफेक्ट नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली वो इस पार्ट को इफेक्ट करेगा बीच में, जो कि फिर क्या होगा, दैट विल नॉट बी अ परऑक्सी एसिड एनी मोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन ये है
कि hot concentrated H2SO4 acts as moderately strong oxidizing agent. Okay, it oxidizes both metals and non-metals. Which of the following is metal element is oxidized by concentrated into two gaseous product? तो यहां पर आपको चाहिए रिएक्शंस की जरूरत ही होगी आपको। तो कॉपर का जो है हमें पता है, कॉपर जब हम H2SO4 के साथ डालते तो हमें क्या मिलेगा, CuSO4, सल्फर और H2O। ठीक है, सल्फर का अगर हम देखें H2SO4 के साथ तो वो कितना देगा, SO4 SO2 देता है एंड H2O। ठीक है, कार्बन का देखें तो कार्बन विद H2SO4 क्या देता है, कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है एंड SO2 आता है। ये आ गए आपके दो गैसियस प्रोडक्ट, क्योंकि वी नो दैट CO2 एंड SO2 आर गैसेस, राइट। और वो बोल रहा है कि एलिमेंट गिव्स टू गैसियस प्रोडक्ट, तो कार्बन इसमें आपका सही, थर्ड ऑप्शन कार्बन इज द राइट आंसर। ओके, 23rd question. A black compound of manganese reacts with a halogen acid to give a greenish yellow gas. Okay. When excess of this gas reacts with NH3, an unstable trihalide is formed. In this process, the oxidation state of nitrogen changes from what to what. ठीक है, अब देखो ग्रीनिश येलो गैस बोल रहा है तो वो क्लोरीन ही होगा, क्योंकि जो हमारे क्लोरीन है ग्रीनिश येलो है। ओके, अब ये बोल रहा है जब NH3 होगा तो वो क्लोरीन से रिएक्ट करके हमें क्या देता है, NCl3, जो कि हमें पता है कि बहुत क्या होता है, एक्सप्लोजिव टाइप होता है, राइट। इट इज वेरी अनस्टेबल, इसीलिए वो एक्सप्लोड हो जाता है। तो अब देखो NH3 में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, NH3 में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट था -3 नाइट्रोजन का, और NCl में वो +3 है, राइट। सो ऑक्सीडेशन चेंजेस फ्रॉम -3 to +3, दैट इज ऑप्शन 1। इजी क्वेश्चन था, बस इससे आपको हिंट ये लेना था कि ये ग्रीनिश येलो गैस है, ठीक है, तो वो क्लोरीन हो गया। अगर आपको रिएक्शन भी नहीं पता है और अगर आपको पता है कि ब्लैक कंपाउंड मैंगनीज है तो आपको ये रिएक्शन भी याद होना चाहिए, दैट MnO2 प्लस HCl gives me MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ठीक है, और फिर आपको आगे का रिएक्शन तो वही है जो ऊपर लिखा हुआ है उधर। ओके, एनीवेज कमिंग टू द 24th क्वेश्चन। In preparation of compounds of Xc, Bartlett had taken O2 plus 2 PtF6 minus as a base compound. अब इसका रीजन क्या था, ठीक है। अब हमें ये पता है कि जो O2 है एंड Xc जो है, they both have almost the same ionization energy. राइट, और क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी उन दोनों का सेम है, इसीलिए हमने O2 और Xc का ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसको बेस कंपाउंड की तरह लिया था। सो दैट क्लियरली इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, ऑप्शन नंबर 3। इन सॉलिड स्टेट PCl5 इज व्हाट, तो हमें पता है जब सॉलिड स्टेट PCl5 लेते हैं हम, ओके, PCl5 सॉलिड, ये एक्चुअली होता है PCl6 का एक कॉम्प्लेक्स और PCl4 का एक कॉम्प्लेक्स से बनता है, और दोनों में क्या है, एक प्लस चार्ज का एक माइनस चार्ज का है, ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है। बट दिस ओनली हैपेंस इफ PCl5 इज इन अ सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब PCl6 का स्ट्रक्चर क्या होगा, एक फॉस्फोरस, Cl 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 Cl, तो ये प्लेन हो गया आपका,
ऊपर एक Cl, नीचे एक Cl, दिस इज PCl6, राइट। ओके, तो इसको नीटली यहां बना देते हैं। ओके, तो P फॉस्फोरस, Cl, 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 Cl प्लस PCl4। PCl4 क्या होता है, ये होता है Cl, 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 क्योंकि ये होता है। तो एक टेट्राहेड्रल होता है, एक ऑक्टाहेड्रल होता है, octahedral, and this is tetrahedral। ओके, तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो आयोनिक सॉलिड है उसमें PCl6 प्लस जो है ऑक्टाहेड्रल है, और जो हमारा PCl4 प्लस है वो टेट्राहेड्रल है। ओके, चार्ज का डिफरेंस यही है कि हमारा जो टेट्राहेड्रल है ये पॉजिटिव चार्ज के साथ होता है, सॉरी, और ये जो है ये नेगेटिव चार्ज के साथ होता है। सो दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू चेक फॉर। सो दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट, द reduction potentials of some ions are given below. Arrange them in the decreasing order of their oxidizing power. ओके, तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में क्या पता है? हमें पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल जो है हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उसके रिलेटेड है। ठीक है, अब जब SRP इंक्रीज होता है, दैट इज माय स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो कि ये वैल्यूज हैं, राइट। SRP जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होता है, क्योंकि अगर ये बढ़ेगा उनको ज्यादा वो टेंडेंसी होगी कि वो रिड्यूस हो खुद ब खुद। अब वो खुद ब खुद रिड्यूस होंगे तो वो दूसरे बंदे को ऑक्सीडाइज करेंगे, तो उनका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, उनका ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है, इंक्रीजेस। तो हमें ये देख लिया, बस अब हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर में डालना है, मतलब जिसकी SRP सबसे कम है वो सबसे पहले होगा, और जिसकी SRP सबसे ज्यादा है वो सबसे लास्ट में होगा। तो दिस विल बी ClO4, फिर इसमें क्या होगा, इसमें होगा IO4, और फिर होगा BrO4 माइनस। सो दिस इज ऑप्शन 3। देखना उल्टा लिखा है इन्होंने, तो ध्यान रख लेना उस बात का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर। आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर हमने देख लिया, दैट हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमने ये देखा था, कहां गया, 5th क्वेश्चन में सेम चीज कर रही थी आपने। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप उससे ही कर सकते हो, तो ये आपका होमवर्क है। ओके, 27th क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन 5। ओके, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पी ब्लॉक एलिमेंट्स का 27th क्वेश्चन जो है इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, और ये भी अच्छे खासे नंबर के क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट 10-15 हैं, तो आराम से करते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट 2, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, और मल्टीपल चॉइस में इन्होंने यहां भी बोल रहा है 2 और मोर ऑप्शंस मे बी करेक्ट। Chlorine gas is passed through hot NaOH solution. Oxidation number of chlorine changes in what stages? Okay, ठीक है, क्लोरीन गैस पास होता है NaOH के साथ, और ये हमें पता है देता है NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2O। अब दो जगह स्टेट चेंज हो रहा है, एक हो रहा है Cl2 to NaCl में, ठीक है, और एक हो रहा है Cl2 to NaClO3 में। ठीक है, Cl2 में हमें पता है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि वो अपने एटॉमिक स्टेट में है। और NaCl में हमें पता है -1 में होता है। NaClO3 में ये एक्चुअली होता है, ये 1 है प्लस x प्लस 3 इंटू -2 शुड बी इक्वल टू 0। सो x क्या है, +5।
तो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, राइट। तो हम देख सकते हैं एक में वो 0 to -1 हो रहा है और एक में वो 0 to +5 हो रहा है। तो दैट इज ऑप्शन 3, 0 to -1 and 0 to +5 is option 1. So these are our two correct options. Options 1 and 3 are the answer. Okay. Next, 29th question. Which of the following options are not in accordance with their properties mentioned against them? मतलब ये जो लिखा है, क्या ये जो प्रॉपर्टी है ये सही है या नहीं है? अगर ये नहीं है तो हमें बताना है कि ये नहीं है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग पावर हम देख सकते हैं कि वो जो एफ है F2 का है। क्वेश्चन नंबर 29 है ये। ओके, F2 का होता है Cl2 से, फिर होता है Br2 से, फिर होता है आयोडीन से, ठीक है। एंड हम बोल रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है क्योंकि SRP वैल्यू फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। ओके, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। क्योंकि फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है SRP वैल्यू, देन दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा वाला देखे Mi, Mbr, MCl, Mn, आयोनिक कैरेक्टर ऑफ मेटालिक हाइड्राइड, ठीक है। ये इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं एज वी गो डाउन द ग्रुप हमारा जो मेटालिक कैरेक्टर है वो थोड़ा कम होते रहता है, राइट। आयोनिक कैरेक्टर जो है, ये ऑर्डर है, ये आयोनिक कैरेक्टर का है, मेटालिक कैरेक्टर का नहीं है। मेटालिक कैरेक्टर का इसका एग्जैक्ट उल्टा होता। तो सेकंड वाले का इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन क्योंकि सेकंड वाले का ऑप्शन 2 ऑर्डर मस्ट बी Mi, Mbr, MCl, Mf। जो उन्होंने दिया है वो है आयोनिक कैरेक्टर, और जो उन्होंने पूछा है वो आयोनिक कैरेक्टर पूछा है, ठीक है। तो इसीलिए दिस ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर एंड नॉट दैट। ओके, नेक्स्ट एक वाला है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी। ये तो गलत है क्योंकि एज वी गो डाउन द बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी चेंज होता रहेगा, हमें पता है। क्योंकि ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एज हम नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है, ठीक है। अब साइज बढ़ेगा तो इजी होगा, जो कि ये नहीं है, इसका उल्टा दिया है इन्होंने, राइट। और इसका हमने ये देखा है कि जो फ्लोरीन है, रीजन ये है जो एफ एफ बॉन्ड है, सॉरी F2 एफ एफ बॉन्ड है, वो फ्लोरीन के स्मॉल साइज की वजह से, फ्लोरीन के स्मॉल साइज की वजह से क्या फेस करते हैं? रिपल्शन फेस करते हैं, राइट। एंड क्योंकि वो क्लोरीन के स्मॉल साइज से रिपल्शन फेस करते हैं तो वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं, तो वो फिर कहीं बीच में आ जाता है, यहां पर है ना। ये एनसीईआरटी के टेबल पे भी है ये, तो इस चीज के लिए ये इनकरेक्ट है। एंड हाइड्रोजन 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 बॉन्ड स्ट्रेंथ करेक्ट ऑर्डर है क्योंकि HF का हाईएस्ट होगा हाइड्रोजन बॉन्ड ने के उसमें, फिर वो कम होते रहेगा। ओके, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट एंड 29 का ऑप्शन जो 2 था वो गलत था एंड ऑप्शन जो 3 था वो भी गलत ही था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ P4 मॉलिक्यूल? ओके, P4 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना देते हैं जल्दी से, ठीक है। तो ये इधर इधर, इससे भी इधर इधर, इससे भी ये हो गया, ये बचा। दिस इज अ P4 मॉलिक्यूल, ओके। और उसमें ये जो एंगल होता है ये हमें पता है 60 डिग्री होता है। दिस इज माय 30th क्वेश्चन। ओके, नाउ P4 में 6 लोन पेयर है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? 6 लोन पेयर नहीं है क्योंकि हर उसमें फॉस्फोरस में लोन पेयर होता है and that is not 6, right? Has 6 pp bonds, so देख लो 1 2 3 4 5 6, that is a correct answer, so option 2 is correct. Has 3 single pp bond, ये एक pp bond, ये नहीं, 4 single pp bonds है and has 4 lone pairs of electrons 1 2 3 4, yes, so option 2 and option 4 are correct answers over here. Okay, 31st question.
Which of the following statements are correct? Among halogen, radius ratio between iodine and fluorine is maximum. That is correct. क्योंकि आयोडीन आइटम सबसे बड़ा है, फ्लोरीन आइटम सबसे छोटा है, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। मैथ्स, राइट। तो 31st के ऑप्शन 1 जो है करेक्ट है। लीविंग एफ एफ बॉन्ड, ऑल हैलोजेंस आर वीकर एक्स एक्स बॉन्ड देन एक्स एक्स डैश बॉन्ड्स ऑफ इंटर हैलोजेंस। अगर हम जनरलाइजेशन करें, ठीक है, जो हम देख सकते हैं कि इंटर हैलोजन कंपाउंड जनरली हैलोजन कंपाउंड से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि रीजन यही है कि एक्स एक्स डैश बॉन्ड जो इंटर हैलोजिनेशन के वो वीकर होते हैं एक्स एक्स बॉन्ड से, ठीक है, और क्योंकि वो वीकर होते हैं तो एक्स एक्स बॉन्ड जितना स्ट्रेंथ नहीं है तो वो टूट जाते हैं और वो रिएक्शन बनते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है सेकंड वाला, ये उल्टा दे दिया उन्होंने, तो दैट इज इनकरेक्ट। Among interhalogenation compounds, maximum number of atoms are present in iodine and fluorine. And ये सही है क्योंकि आयोडीन का और फ्लोरीन का हमने देखा था जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है, और क्योंकि वो रेशियो सबसे ज्यादा है तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन आयोडीन एंड फ्लोरीन मैक्सिमम है, तो ऑप्शन 3 भी करेक्ट है। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन कंपाउंड्स, और ये भी करेक्ट है, हमने देखा था। रीजन क्या है उसका? जो हम सेकेंड ऑप्शन है उसका उल्टा ही रीजन था, राइट। तो ऑप्शन 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट ऑप्शन फॉर द 31st क्वेश्चन। फिर आते हैं हम 32nd क्वेश्चन पे। Which of the following statements are correct for SO2 gas? It is a bleaching agent in moist conditions. ये करेक्ट है, ये प्रॉपर्टी है उसकी। इट इज अ मॉलिक्यूल विद लीनियर ज्योमेट्री, नहीं इसका लीनियर ज्योमेट्री नहीं है, इसका होता है बेंट स्ट्रक्चर ऐसा, राइट, तो दैट इज इनकरेक्ट। इट्स डाइल्यूट सोल्यूशन इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, यस ये भी एक प्रॉपर्टी है SO2 का। एंड इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 विद मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड। और अगर हम देखें, ठीक है, जो डाइल्यूट H2SO4 है इसका प्रिपरेशन होता कैसे है? H2S का, SO2 का हम लेते हैं आयरन पायराइड्स, उसको डाल देते हैं हम ऑक्सीजन के साथ, जो हमें क्या देता है? Fe2O3 देता है, ठीक है। अब इसको तुम H2SO4 के साथ डालोगे तभी तुम्हें H2S मिलेगा, फिर जो SO2 देगा बाद में H2S FeSO4 प्लस SO2, और ये वाला पार्ट पे जब तुम H2SO4 डालोगे ये H2S देगा। बट सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म जब हम ये करते हैं, या ये मेटल सल्फाइड है लेकिन हम यूज करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, तो यहाँ मेटल सल्फाइड है लेकिन हम यहाँ ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं एंड नॉट डाइल्यूट H2SO4, सो दैट इज इनकरेक्ट। सो हम देख सकते हैं जो ऑप्शन 1 है एंड ऑप्शन 3 है, दोज आर करेक्ट ऑप्शंस, एंड बाकी के दो जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? ऑल द 3 NO बॉन्ड्स इन HNO3 आर इक्वल। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें तो वो इक्वल नहीं होगा। सेकेंड, ऑल PCl बॉन्ड्स इन PCl5 मॉलिक्यूल इन गैसियस स्टेट आर इक्वल, ठीक है। अब हमें पता है PCl5 में जो स्ट्रक्चर होता है वहां 2 तरह के बॉन्ड आ जाते हैं, जो हमारा एक्सियल है और जो हमारा इक्वेटोरियल है, और एक्सियल और इक्वेटोरियल का लेंथ इक्वल नहीं होता है, और क्योंकि एक्सियल और इक्वेटोरियल का लेंथ इक्वल होता नहीं है इसीलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। ओके, P4 molecule in white phosphorus has an angular strain and therefore P4 is very reactive। ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि हमने P4 का स्ट्रक्चर देखा था यहां पर, और ये एंगल कितना आ रहा है? 60 डिग्री आ रहा है, राइट, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री आ रहा है। अब इसकी वजह से एंगुलर स्ट्रेन होते हैं और वो स्ट्रेन कम करने की कोशिश में ये रिएक्टिव हो जाता है कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड को स्टेबल होना है। सो दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। PCl5 is the ionic solid in which the cation is tetrahedral and anion is octahedral। ये भी हमने डिस्कस करा था यहां पर, राइट। एनायन जो है PCl6 है हमारा एनायन,
एंड PCl6 जो है वो ऑक्टाहेड्रल है, anion, and cation tetrahedral है जो कि है PCl4. So that makes question option 4 also correct. तो क्वेश्चन नंबर 33 के लिए हम देख सकते हैं जो हमारा ऑप्शन 3 है और जो हमारा ऑप्शन 4 है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब वापस जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 29 के लिए करा था हमें वही करना है। बस 29 में हमने देखा था विच आर नॉट करेक्ट, और इस बार हमें देखना है विच ऑफ देम आर करेक्ट। ओके, तो क्विकली हम वो पार्ट भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 में हम देख सकते हैं ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, और हम ये भी देख सकते हैं कि पहला वाला बता रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ। नाउ पहले वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ में AX2O3 SiO2 P2O3 एंड SO2 दिया है, राइट। और एसिडिक स्ट्रेंथ साइड से इंक्रीज होता है क्योंकि एज वी गो डाउन द ग्रुप हमें पता है बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, और यहां तक तो ये सब सेम ग्रुप में है, और ये क्या है, ये अगले पीरियड में है। और हम एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है, राइट। सो ऑप्शन 1 इज 2। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये तो क्लियरली अच्छा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का ये सीन है कि जो ऑर्डर है वो उल्टा है यहाँ पर, ठीक है। वेपराइज इतनी इजीली नहीं हो जाएगा, राइट, ठीक है। बिकॉज एक हमने यहाँ देखा था कि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इतना नहीं होगा, इसका उल्टा होना चाहिए ये। एनीवेज सी का देखते हैं SOClF, ठीक है, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या ये ऑर्डर सही है, ये ऑर्डर सही नहीं है, ओके। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन, HO2SO4, ये तो सिंपल प्रॉपर्टी है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज ही होता है एज वी गो डाउन, तो 1 and 4 आर करेक्ट, ठीक है। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होता है हाँ ये भी करेक्ट ही है, थर्ड वाला भी करेक्ट है, सॉरी, क्योंकि हमने देखा है ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, पहले इसका है फिर इसका होगा, और ओके सॉरी। तो यहाँ पर जो है एस डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, हम डिस्कस कर रहे थे 35th क्वेश्चन, और पहला हम H2S2O6 का स्ट्रक्चर बना रहे थे, राइट, जो कि ये है। अब SS bond is present, yes, ये रहा SS bond, तो this is a correct answer, okay, this is a correct answer. Now next question अगर हम next वो देखें, in per oxosulfide H2SO5 sulfur is in +6 oxidation state, तो इसका स्ट्रक्चर क्या था, S डबल बॉन्ड OH OOH, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल सकते हैं, सल्फर का X मान लो, निकालना आता है आपको, +6 होगा इसका। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, आयरन पाउडर अलॉन्ग विथ Al2O3 एंड K2 इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट ड्यूरिंग द थिंग। क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला जो है कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, बट इसका रीजन वो नहीं है, मतलब इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ये कैटलिस्ट, हीबर प्रोसेस का ये नहीं है, ये प्रमोटर है। एंड चेंज इन एंथैल्पी इज पॉजिटिव फॉर द प्रिपरेशन ऑफ SO3। चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव होता है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो 35th का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, ठीक है। साथ में थर्ड वाले का ये था कि हम साथ में आयरन ऑक्साइड भी यूज करते हैं, दैट इज अ बिगर थिंग, हेबर प्रोसेस का कैटलिस्ट ही नहीं है वो, Al2O3 प्रमोटर है इन द यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर वो यूज हो रहा है, आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन वो लगा लो, अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो रिड्यूस हो रहा है, तो अब आपको खाली देखना है कि सल्फर इन सारे रिएक्शंस में कौन से उसमें रिड्यूस हो रहा है। और हमने कायदे से ये ऊपर वाले रिएक्शन में देखा था कि हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे यूज करके वो करते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। एंड देन ऑन 37th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, नोबल गैसेस के केसेस में विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू,
one type of interaction between the noble gas is due to weak dispersion forces. That is correct. Ionization enthalpy of is very close to that of xenon. Correct. इसीलिए बैरेट ने उसे यूज किया था. Hydrolysis of HCF4 is a redox reaction. It is not a redox reaction. ठीक है. And xenon fluorides are not reactive. हमने देखा है वो रिएक्ट करते हैं. तो 37th में ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 आर करेक्ट ऑप्शंस. ठीक है. तो इसी के साथ हमने जो आज का गोल था कि सिंगल टाइप और मल्टीपल टाइप वो क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए थे. नेक्स्ट क्लास में वी स्टार्ट फ्रॉम शॉर्ट आंसर टाइप एंड या थैंक यू एवरीवन.